जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं प्रभाकर जी आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम लोग ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जहां से एक न एक प्रश्न तो किसी भी एग्जामिनेशन में आपको पूछे जाते हैं। एक न एक प्रश्न तो आपको पूछता ही है। तो देखिए, आपको पीछे आवाज़ भी सुनाई दे रहा होगा क्योंकि बगल में शादी है और वो भी काफ़ी लाउडली म्यूजिक बज रहा है। और म्यूजिक बज रहा है कौन सा? भोजपुरी। तो आपको जो है बैकग्राउंड म्यूजिक की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आप मज़े लीजिए। और हम लोग देखेंगे लगभग 100 प्रश्न होंगे और ऐसे प्रश्नों पे हम लोग बात करेंगे आज जो किसी न किसी एग्जामिनेशन हॉल में, सॉरी, किसी न किसी एग्जामिनेशन में एक न एक क्वेश्चन तो पूछता ही है। क्योंकि भारत का जो रिवर सिस्टम है, भारत की नदियाँ, वहाँ से किसी न किसी रूप में एक प्रश्न पूछता है। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि 1 घंटे के अंदर में लगभग 100 प्रश्न है उसको मैं जल्दी जल्दी निकाल दूँ ना। आप एग्जामिनेशन हॉल में इसको देख के जाइएगा और बिल्कुल आपको काफ़ी कंफर्टेबल फील करेंगे भारत की नदियों में। ठीक है, तो चलिए बिना बकवासबाजी किए हुए एकदम टू द पॉइंट काम करेंगे, बिल्कुल देर ना करेंगे। और 1 घंटे के अंदर में, अब उससे पहले भी हम इसको निकालने की कोशिश करेंगे। आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है कि जो है चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, उतना मोटिवेशन हमें मिलेगा। क्योंकि चैनल नया है, आपको सपोर्ट की ज़रूरत है। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं विदाउट बकवासबाजी किए हुए। एक एक करके देखते हैं हम इसको। चलिए, तो देखिए, अब पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न ये है कि, हाँ देखिएगा, पहला प्रश्न कहता है कि नदियों के संदर्भ में, है ना, नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है कि नदियों के अपवाह क्षेत्र अपवाह द्रोणी कहलाता है। याद रखिएगा, नदियों के अपवाह क्षेत्र अपवाह द्रोणी कहलाता है। ऑप्शन बी है, मतलब ऑप्शन दूसरा है कि बड़ी नदियों के जल संग्रह क्षेत्र नदी द्रोणी कहलाता है। या देखिए, कंफ्यूजन मत कीजिएगा, यहाँ पे अपवाह द्रोणी है, यहाँ पे नदी द्रोणी है। ठीक है, ऑप्शन सी है, यानी कि 3 है, कहता है कि 2 अपवाह द्रोणी को अलग करने वाली सीमा रेखा जल विभाजक कहलाती है। और 4 है कि निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रही जल प्रवाह अपवाह कहलाता है। इसमें सत्य कथन हमको चुनना है, कौन सा सत्य है। फिर से एक बार मैं बता दूं कि नदियों के अपवाह क्षेत्र अपवाह द्रोणी कहलाते हैं। ठीक, ऑप्शन बी है कि बड़ी नदियों के जल संग्रह क्षेत्र नदी द्रोणी कहलाते हैं। ऑप्शन सी है, 2 अपवाह द्रोणी को अलग करने वाली सीमा रेखा जल विभाजक कहलाती है। और कहता है कि निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रही जल प्रवाह अपवाह कहलाता है। इनमें से कौन सही है? देखिए, इसमें सभी सही है ना, इसमें सभी सही हैं। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो एक बार आप अच्छे से देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये एक दो तीन प्रश्न ऐसे हैं जो हमने काफ़ी लंबे उठाए हैं, बाकी जो है नदी से ही संबंधित है। ठीक है, ये सब बेसिक पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो एक एक लाइन पूछ रहा कि नदियों के अपवाह क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो अपवाह द्रोणी को कहते हैं। ठीक है, दूसरा पूछ रहा कि बड़ी नदियों के जल संग्रह क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो नदी द्रोणी कहते हैं। अगर अगले पूछ ले कि 2 अपवाह द्रोणियों को अलग करने वाली रेखा सीमा रेखा को हम क्या कहते हैं, तो जल विभाजक कहते हैं। और एक है कि निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रही जल प्रवाह अपवाह कहलाता है। अपवाह से कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है कि नदियां जो स्थलाकृति ढाल का अनुसरण करती हैं, नदियां जो स्थलाकृतिक ढाल का अनुसरण करती हैं, देखिएगा कि नदियां जो स्थलाकृतिक ढाल का अनुसरण करती हैं और क्या कहलाती हैं? अनुवर्ती नदी कहलाती हैं, परवर्ती नदी कहलाती हैं, पूर्वानुवर्ती नदी कहलाती हैं, सॉरी पूर्ववर्ती नदी कहलाती हैं, कि अध्यारोपित नदी कहलाती हैं। तो बताइएगा कि नदियां जो स्थलाकृतिक ढाल का अनुसरण करती हैं, जैसे मान लीजिए कि ये पहाड़ है ऐसे, तो ढाल का अनुसरण करती हैं, ऐसे ढाल के अनुरूप ही बहती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? देखिए, उसको हम कहते हैं अनुवर्ती नदी। सिंपल सा अनुवर्ती नदी कहते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा कि नदियां मुख्य रूप से 2 ही होती है, एक अनुवर्ती नदी और एक जो है पूर्ववर्ती नदी। ये आगे हम आपको डिफाइन करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। ताकि ऐसी प्रवाह संरचना जिस पर उत्थान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसी प्रवाह संरचना
ऐसी प्रवाह संरचना जिस पर उत्थान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है वो क्या कहलाता है? अनुवर्ती, हाँ, नवानुवर्ती नदी, प्रतिनुवर्ती नदी, पूर्ववर्ती नदी या अनुवर्ती नदी। देखिए इसमें कन्फ्यूजन नहीं करना है दोस्त, ठीक है, 2-3 ही इसको याद रखना, ज़्यादा झंझट नहीं पड़ना, ज़्यादा झंझट में। कहता है कि ऐसी प्रवाह संरचना जिस पर उत्थान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मान लीजिए कोई नदी ऐसे बह रही है और बीच में कोई इस प्रकार का संरचना उत्थान होना शुरू हो जाए, संरचना बनना शुरू हो जाए, तो नदी इसको काट करके आगे बढ़ जाए, ठीक है, ये संरचना पहाड़ बन जाए, नदी इसके बीच से निकल जाए काट करके, उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पूर्ववर्ती नदी। जैसे गंगा है, ब्रह्मपुत्रा है, सतलज है, सिंधु है, ये सब पूर्ववर्ती नदी है जो हिमालय के पहाड़ के निर्माण के पहले से ही बह रही थी, तो हिमालय को काट करके आगे बह गई, तो इसको कहते हैं पूर्ववर्ती नदी। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न कहता है कि गंगा नदी किस प्रकार की नदी का उदाहरण है? गंगा नदी किस प्रकार की नदी का उदाहरण है? ऑप्शन ए है अनुवर्ती नदी, ऑप्शन बी है पूर्ववर्ती नदी, ऑप्शन सी है प्रतिनुवर्ती नदी और ऑप्शन डी है अध्यारोपित नदी। गंगा नदी किस प्रकार की नदी का उदाहरण है? तो सिंपल सा है कि गंगा नदी हो, गंगा है, ये सब कौन सा नदी है? गंगा है, सिंधु है, सतलज है, ब्रह्मपुत्रा है, ये सब नदी कौन सी है? तो ये है आपका पूर्ववर्ती नदी। कौन सा? पूर्ववर्ती नदी, याद रखिएगा पूर्ववर्ती नदी, ठीक, क्योंकि ये हिमालय के उत्थान से पहले से ही बहती आ रही नदी। डन। अगला प्रश्न कहता है कि गोदावरी नदी किस प्रकार की नदी का उदाहरण है? गोदावरी नदी किस प्रकार की नदी का उदाहरण है? एक है परवर्ती नदी, दूसरा है अनुवर्ती नदी, तीसरा है पूर्ववर्ती नदी और डी है अध्यारोपित नदी। तो बताइएगा कि गोदावरी नदी किस प्रकार की नदी का उदाहरण है? तो गोदावरी जो है वो अनुवर्ती नदी का उदाहरण है, अनुवर्ती नदी का उदाहरण है, क्योंकि ये ढाल के अनुरूप बहती है। आप देखें कि जितने भी दक्षिण भारत की नदियां हैं वो ढाल के अनुरूप ही बहती है, क्योंकि वो पठार से बहती है, उसको काट करके अलग नहीं कर पाते। दूसरी बात है कि पहले पठार का निर्माण हुआ, बाद में नदी का निर्माण हुआ, तो ये है अनुवर्ती नदी, ठीक। अगला प्रश्न कहता है कि अपकेंद्रीय प्रतिरूप से निकलने वाली नदियां निम्नलिखित में से कौन है? अपकेंद्रीय प्रतिरूप से निकलने वाली नदियां निम्नलिखित में से कौन है? थोड़ा दिमाग पर जोर पड़ेगा लेकिन क्वेश्चन यहाँ सोल्व हो जाएंगे। अपकेंद्रीय, देखिए दो चीज होता है, अगर चीजें केंद्र की ओर आना शुरू कर दे तो अभिकेंद्रीय, ठीक है, अभिकेंद्रीय, और केंद्र से अगर बाहर जाना शुरू हो जाए उसको क्या बोलेंगे? अपकेंद्रीय, अपकेंद्रीय, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? अपकेंद्रीय यानी केंद्र से बाहर की ओर। तो कौन सा ऐसा नदी है जो केंद्र से बाहर की ओर निकलता है? देखिएगा, ऑप्शन है कि नर्मदा, ऑप्शन बी है सोन, ऑप्शन सी है ताप्ती, ताप्ती, और ऑप्शन 4 में है गंगा। तो इसमें से कौन सा ऐसा नदी है जो अपकेंद्रीय प्रतिरूप से निकलता है? तो देखिए आपके जो दो नदी हैं नर्मदा और सोन, कहाँ से निकलता है? तो ये निकलता है अमरकंटक से, अमरकंटक से। तो अमरकंटक जो है ये इस प्रकार से मैकाल पहाड़ पर स्थित है। यहाँ से आप देखें कि मैकाल पहाड़ के यानी कि अमरकंटक के जो है आप उत्तर से निकलता है सोन, और दक्षिण पश्चिम से निकल जाता है कौन? तो नर्मदा। तो अमरकंटक से दो नदी निकलता है, नर्मदा और सोन, और दोनों किसका उदाहरण है? अपकेंद्रीय प्रतिरूप का उदाहरण है, ठीक है। अगला प्रश्न कि नदियों के ज्यामितिक आकृति निम्नलिखित में से कौन है? नदियों के ज्यामितिक आकृति निम्नलिखित में से कौन है? देखिए ज्यामितिक आकृति का मतलब क्या है? ज्यामितिक आकृति का मतलब है कि वैसी नदी जिसका एक अलग प्रतिरूप बनता हो, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे कि वृक्षाकार प्रतिरूप, अपकेंद्रीय प्रतिरूप, अभिकेंद्रीय प्रतिरूप और जालीनुमा प्रतिरूप। तो कहता है कि नदियों के ज्यामितिक आकृति निम्नलिखित में से कौन है? इसमें से कौन सा जो प्रतिरूप है वो नदी बना पाती है? देखिए तो इसमें से आपका सभी हो जाएगा, ये वृक्षाकार प्रतिरूप भी है, अपकेंद्रीय प्रतिरूप भी है, अभिकेंद्रीय प्रतिरूप भी है और जालीनुमा प्रतिरूप भी है। ये सारे नदियों के जो है एक निकलने के प्रकार है, निकलने के प्रतिरूप है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, सारे सही हैं। अगला प्रश्न कहता है कि हिमालय से निकलने वाली नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिमालय से निकलने वाली नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है कि अधिकांश नदियां पूर्ववर्ती हैं, ऑप्शन बी है यानी कि दूसरा ऑप्शन है यहाँ की नदियां गाद का निक्षेपण करती हैं,
ऑप्शन सी है कि नदियों में वर्ष भर पानी का बहाव बना रहता है। ऑप्शन सी है यानी डी है कि नदियों का बहाव उत्तर से दक्षिण की ओर होता है। यानी कि हिमालय से निकलने वाली नदियों के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सही है, इस पर विचार करना है। ऑप्शन ए कहता है कि अधिकांश नदियां पूर्ववर्ती है। ऑप्शन बी कहता है कि यहाँ की नदियां गाद का निक्षेपण करती हैं। ऑप्शन 3 कहता है कि नदियों में वर्ष भर पानी का बहाव बना रहता है। और ऑप्शन डी कहता है कि नदियों का बहाव उत्तर से दक्षिण की ओर होता है। ये हिमालय से निकलने वाली नदियों के संदर्भ में ये कौन सा कथन आपको सही दिखता है? देखिए, इसके संदर्भ में सारे कथन सही हैं, है ना। अधिकांश नदियां पूर्ववर्ती है, बिल्कुल हिमालय के निर्माण से पहले से ही नदियां बहती आ रही है, तो बिल्कुल पूर्ववर्ती नदी अधिकांश नदी है। जिसमें आप गंगा ले लीजिए, है ना, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, उसमें सिंधु है, उसमें सतलज है, उसमें से आपको कोसी, चूंकि कोसी जो है वो सप्तकोशी है ना। इसमें से 7 नदियों के, जो कि आप देखें कि नेपाल से निकलती है कोसी नदी, इसमें से 7 ट्रिब्यूटरी मिलकर के एक ट्रिब्यूटरी बन जाती है। 101 नदी का निर्माण होता है कोसी रिवर का। तो सारी नदियां जो है वो हिमालय के निर्माण के साथ ही आगे भी इसका भी निर्माण होता गया है। तो अधिकांश नदियां पूर्ववर्ती, बिल्कुल सही है ये। यहाँ की नदियां गाद का निक्षेपण करती है, बिल्कुल गाद का निक्षेपण करती हैं। ऑप्शन 3 कहता है कि नदियों में वर्ष भर पानी बहाव का रहता है, बिल्कुल बहता रहता है वर्ष भर पानी। और चौथा कहता है कि नदियों का बहाव उत्तर से दक्षिण की ओर होता है, बिल्कुल उत्तर से दक्षिण की ओर ही नहीं, हिमालय से निकलने वाली नदियों का बहाव लगभग होता है। और हिमालय के अपोजिट साइड तो अलग बात है, लेकिन जो दक्षिण की ओर नदियां निकलती हैं, हमारे तरफ जो नदियां निकलती हैं, भारत की नदियां हैं जो हिमालय से निकलती हैं, उनका बहाव उत्तर से दक्षिण की ओर ही होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी सही। अगला प्रश्न कहता है कि विश्व का सबसे गहरा गार्ज का निर्माण कौन सी नदी करता है? विश्व की सबसे गहरी गार्ज का निर्माण कौन सी नदी करता है? गार्ज, है ना, गार्ज का यानी गड्ढा का निर्माण कौन सी नदी करता है? ऑप्शन 1 है नील नदी, ऑप्शन बी है अमेजन नदी, ऑप्शन सी है ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन डी है सिंधु नदी। तो विश्व का सबसे गहरा गार्ज का निर्माण कौन करता है? देखिए, आपको पता ही है कि नील नदी कहाँ है, तो ये अफ्रीका में बहता है। कहाँ बहता है? अफ्रीका में। ये विश्व का सबसे लंबी नदी है। दूसरा क्या है कि जो नील नदी है वो मिस्र का शोक भी है, मिस्र का शोक भी कहते हैं इसको, शोक कहते हैं। अच्छा, जो नील नदी है वो निकलता कहाँ से? तो विक्टोरिया लेक से निकलता है, विक्टोरिया झील से निकलता है। नील नदी 2 नदियों के मेल से बनता है। कौन कौन? एक बनता है व्हाइट नील, एक बनता है ब्लू नील नदी। तो ये नील नदी के संदर्भ में अमेजन नदी कहाँ बहता है? तो बहता है दक्षिण अमेरिका में बहता है, ठीक है, अमेजन रिवर। ये तो दुनिया का सबसे बड़ा नदी है। तो ये देखिए, अच्छा, अमेजन जो जंगल भी तो है, अमेजन जंगल है जो दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है। पृथ्वी का हृदय भी कहते हैं इसको, अमेजन जंगल को। अच्छा, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी भी एक गार्ज बनाता है। कहाँ बनाता है? तो ये बनाता है लद्दाख में, सॉरी, ये बनाता है तिब्बत में। एक आप देखेंगे कि एक पहाड़ है, उसका नाम है नामचा बरुआ। तो नामचा बरुआ के गिरिपद में एक जो है एक गार्ज का निर्माण करता है। लेकिन दुनिया का सबसे जो गहरा गार्ज है वो बनाता है सिंधु नदी, है ना। इसको ये जो है सिंधु नदी बनाता है दुनिया का सबसे गहरा गार्ज। ये है 5200 मीटर, यानी कि लगभग 5 किलोमीटर और 200 मीटर, और इतना गहरा गार्ज का निर्माण करता है सिंधु नदी, ठीक है। तो सिंधु नदी हुआ जो दुनिया का सबसे गहरा गार्ज का निर्माण। आगे पढ़िए, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्रोत पश्चिमी घाट नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्रोत, है ना, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्रोत पश्चिमी घाट नहीं है? ऑप्शन है कि कृष्णा नदी, ऑप्शन बी है मांडवी नदी, ऑप्शन सी है पेरियार नदी, और ऑप्शन डी है यमुना नदी। तो पश्चिमी घाट किसका उद्गम स्थान नहीं है? पश्चिमी घाट उद्गम स्थान नहीं है। इसमें सिंपल सा ऑप्शन है यमुना नदी का जो है उद्गम स्थान कहाँ है? तो यह है उत्तराखंड में। कहाँ पर? बंदरपूछ के निकट से निकलता है यमुनोत्री ग्लेशियर से,
ग्लेशियर से निकलता है यमुना नदी, ठीक है। बाकी जो है ये ऊपर से देख रहे हैं कृष्णा, मांडवी और पेरियार, ये सारी नदियां जो है कहाँ पश्चिमी घाट से निकलती हैं। मांडवी नदी जो है ना, मांडवी और जुआरी दो गोवा की नदी है। पेरियार नदी जो केरल में बहती है। कृष्णा नदी जो है कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है। तो ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी का स्रोत हिमालय नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का स्रोत हिमालय नहीं है, बताइएगा। ऑप्शन एक है तीस्ता नदी, ऑप्शन बी है अलकनंदा नदी, ऑप्शन सी है गंडक नदी और ऑप्शन डी है साबरमती नदी। किसका स्रोत हिमालय नहीं है? अब देखिए, तीस्ता, अलकनंदा, गंडक और साबरमती। देखिए, तो तीस्ता का तो है ना, तीस्ता निकलता कहाँ से है? तो तीस्ता नदी, देखिए तीस्ता और देखिए तीस्ता नदी का विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच में है, तीस्ता विवाद, ठीक है। अलकनंदा, अलकनंदा भी भारत में ही है, जो आप देखें कि गंगोत्री से निकलता है ये। और गंडक नदी, गंडक नदी जो है आप देखें कि ये यहाँ से नेपाल से निकलेगा ये गंडक नदी। और साबरमती नदी निकलता कहाँ से? ये निकलता है आपको, ये आप देखें कि अरावली पर्वत से, ठीक है, ये अरावली पर्वत से निकलता है। तो इसमें कौन सा सही है भाई? तो आपका साबरमती नदी सही है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि पठारी क्षेत्र में बहने वाली नदियों के संदर्भ में सत्य कथन बताइए। पठारी क्षेत्र में बहने वाली नदियों के संदर्भ में सत्य कथन बताना है। कहता है कि पठारी क्षेत्र की नदियां सीधी होती है। पठारी क्षेत्र में बहने वाली जो नदियां होती है वो सीधी होती हैं। ऑप्शन बी कहता है कि यहाँ की नदियों में गाद का निक्षेपण नहीं होता है। यहाँ की नदियों में गाद का निक्षेपण नहीं होता है। सी कहता है कि नदियों का बहाव नदियों का बहाव वर्षा पर निर्भर करता है। और ऑप्शन 4 कहता है कि नदियां कठोर चट्टानों से होकर बहती हैं। और इसमें से कौन सा आपको सही दिख रहा है, बताइए। तो देखिएगा कि पहला ऑप्शन कहता है कि नदियां पठारी क्षेत्र में सीधी बहती हैं। लगभग नदियां पठारी क्षेत्र में सीधी बहती हैं, ठीक है। चाहे आप कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, वैगई, पेन्नर, पेनेरू की बात कर लें, या फिर पेरियार की बात कर लीजिए, मांडवी, जुआरी की बात कर लीजिए, नर्मदा, ताप्ती की बात कर लीजिए, सारी नदियां जो पठारी क्षेत्र में बहती है वो सारी नदियां लगभग सीधी है। अगला कहता है कि यहाँ की नदियों में गाद का निक्षेपण नहीं होता। बिल्कुल, चूंकि पठारी क्षेत्र की नदियां हैं, इसमें कोई सेडिमेंट्री डिपॉजिट चट्टानें नहीं होती जिसको काट करके आसानी से नदियां इसको ले जा सके। तो बिल्कुल गाद का निक्षेपण नहीं होता है, लेकिन कम होता है, बिल्कुल नगण्य के रूप में होता है। नदियों का बहाव वर्षा पर निर्भर करता है। बिल्कुल, नदियों का जो बहाव है वो वर्षा पर ही निर्भर करता है। पश्चिमी घाट की जो नदियां हैं वो वर्षा पर ही बहती हैं, मतलब वर्षा के कारण ही उसमें जल का बहाव होता है। अगर वर्षा रुक जाए तो पश्चिमी जो घाट से नदियां निकलती उसमें बहाव कम हो जाता है, नहीं के बराबर होगा। आगे कहता है कि नदियां कठोर चट्टानों से होकर बहती हैं। बिल्कुल, चूंकि पठारी चट्टानें तो कठोर तो होंगी ही, ठीक है। तो ये इसमें चारों सही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा डी सही। अगला प्रश्न कहता है कि हिमालयी नदी तंत्र में वर्ष भर जल का बहाव का मुख्य कारण क्या है। हिमालय नदी तंत्र में मतलब हिमालय से जो नदी निकलती है उसमें वर्ष भर, सालों भर जो है जल का बहाव क्यों होता है, इसके पीछे कारण क्या है। एक है कि बर्फ का पिघलना, बी है वर्षा जल, और सी है इनमें से कोई नहीं, और डी है एक से अधिक। तो बताइएगा कि हिमालय नदी तंत्र में वर्ष भर जल का बहाव का कारण क्या है। देखिए, बर्फ का पिघलना तो बिल्कुल जो है बहाव का कारण है, नदियों में पानी रहता है। और वर्षा जल भी एक कारण है जो हिमालय से निकलने वाली नदियों में पानी का एक कारण है, बहाव का एक कारण है। तो दोनों ऑप्शन सही है, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा, एक से अधिक। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति नदियों के द्वारा निर्मित होती है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति नदियों के द्वारा निर्मित होती है। ऑप्शन एक है महाखड्डा, ऑप्शन बी है भी आकार की घाटी, ऑप्शन सी है क्षिप्रिका, और ऑप्शन डी है जल प्रपात। तो कौन सी स्थलाकृति नदियों के द्वारा निर्मित होती है। देखिएगा, ऑप्शन एक है कि महाखड्डा, बिल्कुल। गार्ज का निर्माण जो है गार्ज या केनियन है ना, देखिएगा गार्ज या केनियन, केनियन का निर्माण जो है नदियों के द्वारा होता है, ठीक है।
भी आकार की घाटी, इस प्रकार की घाटी का निर्माण जो है वो नदियों के द्वारा होता है, इसके बीच से नदी बहती है, ठीक है। अच्छा, एक यू आकार की घाटी का निर्माण होता है, तो यू आकार की घाटी का निर्माण हिमानी से होगा, हिमानी से होता है, यू आकार की घाटी का निर्माण हिमानी से होगा। क्षिप्रिकाएं, बिल्कुल क्षिप्रिकाएं भी नदियों के द्वारा ही निर्मित होती है। अब नदी इस प्रकार से बहती है तो यहाँ पे कठोर चट्टान आपको नदी के रास्ते मिल जाता है, तो नदी का जो धारा है, बहाव है, वो इसके से ऐसे उछल जाती है ऊपर की ओर, ये हो जाता है, इसको कहते हैं क्षिप्रिका हम। जलप्रपात, जलप्रपात तो समझते ही होंगे, नदी बह रही है तो नदी का पानी नीचे अगर गिर जाता है तो जलप्रपात, ऐसे जलप्रपात बनता है। जैसे जोग जलप्रपात भारत में काफ़ी फेमस है, तो याद रखिएगा। तो इसमें चारों ऑप्शन सही है, लिखी जो है इसमें सभी ऑप्शन सही है। हाँ देखिए, हाँ अपने प्रश्न कह रहा है ना कि नदियों द्वारा निर्मित नहीं होता है, तो इसमें डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं, सारे ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? ऑप्शन एक है गंगा नदी, ऑप्शन बी है महानदी, ऑप्शन सी है गोदावरी नदी, और ऑप्शन डी है नर्मदा नदी। तो डेल्टा का निर्माण कौन नहीं करती है? ठीक है, तो सिंपल सा है ही, तो है ना। देखिए, गंगा नदी करती है कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा ही बनाया जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा ही बनाया जाता है, जिसको कहते हैं सुंदरबन डेल्टा। तो याद रखिएगा, है ना, सुंदरबन डेल्टा। और सुंदरबन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे सुंदरी का वृक्ष पाया जाता है, सुंदरी वृक्ष, ठीक है। यहाँ पर सुंदरबन में बंगाल टाइगर फेमस है, बंगाल टाइगर काफ़ी फेमस है। अच्छा, महानदी, बिल्कुल महानदी का डेल्टा भी काफ़ी फेमस है। यहाँ पे महानदी का जो डेल्टा है काफ़ी उपजाऊ डेल्टा होता है, जैसे महानदी का डेल्टा है, गोदावरी नदी का डेल्टा है, कावेरी नदी का डेल्टा है, ये फेमस है। खास करके जो नदी भारत में बहने वाली वैसी नदी जो बंगाल की खाड़ी में बहती है, यानी कि बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है, उसके मुहाने पर डेल्टा का निर्माण होता है लगभग। आगे देखिए गोदावरी नदी, तो गोदावरी का भी डेल्टा है। और नर्मदा नदी का डेल्टा नहीं बनता। नर्मदा नदी, नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया, है ना, मांडवी हो गया, जुआरी हो गया, जुआरी हो गए, है ना, साबरमती हो गया, आप देखिएगा कि पेरियार हो गया, ये सब का डेल्टा नहीं बनता है, ठीक है। डेल्टा इसलिए नहीं बनता, यहाँ पे बनता क्या है? तो यहाँ बनता है एस्च्यूरी, है ना, यहाँ पे एस्च्यूरी बनता है, सॉरी एस्च्यूरी बनता है इसको, हाँ यहाँ पे एस्च्यूरी बनता है, ऐसे कुछ करते हैं, एस्च्यूरी लिखते हैं, तो एस्च्यूरी बनता है इन नदियों में, यानी कि पश्चिमी, यानी कि जो अरब सागर में जो नदी गिरता है वहाँ पे एस्च्यूरी का निर्माण होता है। अगला प्रश्न चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? ऑप्शन एक है नर्मदा, ऑप्शन बी है ताप्ती, ऑप्शन सी है अमेजन, ऑप्शन डी है ओब। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है वो ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? देखिए, नर्मदा करती है, बिल्कुल करती है, क्योंकि ये अरब सागर में गिरती है। ताप्ती करती है, बिल्कुल करती है। ओब नदी जो है, याद रखिएगा, ओब नदी रूस में बहती है, तो ये भी करती है। और अमेजन नदी ये भी करती है। तो इसमें चारों नदी जो है वो ज्वार नदमुख यानी कि एस्च्यूरी का निर्माण करती है, समझ गए। ऐसे कुछ एस्च्यूरी लिखते हैं, एस्च्यूरी, तो एस्च्यूरी का यानी कि एस्च्यूरी यानी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, तो इसमें से डी ऑप्शन हो जाएगा। चारों जो है वो एस्च्यूरी का निर्माण करती है, यानी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। आगे कि सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है? सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है? देखिए, ऑप्शन ए है कि 2880 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 1114 किलोमीटर, और ऑप्शन सी है इनमें से कोई नहीं, और ऑप्शन डी है एक से अधिक। तो बताइएगा कि सिंधु नदी की जो कुल लंबाई कितनी है। देखिए, सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। भारत में इसकी लंबाई जो है 1114 किलोमीटर, ये है भारत में। और ये जो है ये तिब्बत प्लस भारत प्लस पाकिस्तान, है ना, ये तीनों में आपको दिखेगा कौन? 2880 किलोमीटर सिंधु नदी कुल लंबाई, लेकिन भारत में 1114 किलोमीटर, ठीक है। सिंधु नदी निकलता कहाँ से है? सिंधु नदी निकलता है कैलाश मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर के नज़दीक में सिंखवांग एक जगह है, सिंखवांग या फिर शेरमुख इसको बोलते हैं, शेरमुख ग्लेशियर से निकलती है ये सिंधु नदी।
सिंधु नदी के कुछ सहायक नदी भी है, जैसे श्योक है, सुरू रिवर है, जैसे नुब्रा रिवर है, गिलगित रिवर है। तो ये प्रश्न आगे आएगा तो मैं आगे बताऊंगा इसको। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सिंधु की सहायक नदी कौन है? निम्नलिखित में से सिंधु की सहायक नदी कौन है? ऑप्शन है कि नुब्रा नदी है, ऑप्शन बी है गिलगित नदी, ऑप्शन सी है हुमजा नदी और ऑप्शन डी है श्योक नदी। तो इसमें सिंधु की सहायक नदी कौन है? देखिए इसमें से डी ऑप्शन है, यानी कि सभी, डी ऑप्शन सभी जो है सिंधु की सहायक नदी है। ठीक है, देखिए मेरा क्वेश्चन सेट करने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपका टेस्ट लूँ, मेरा क्वेश्चन सेट करने का मतलब ये है कि हम जितना ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन दे सकें, तो याद रखिएगा इसको। अगला प्रश्न है कि श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? बहुत आसान प्रश्न है। श्रीनगर देखिएगा कि चेनाब नदी के किनारे है, झेलम नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे है कि द्रास नदी के किनारे है? तो बताइएगा कि श्रीनगर किस नदी के किनारे है? देखिए श्रीनगर जो है वो झेलम नदी के किनारे है, झेलम नदी। ठीक है, झेलम नदी के किनारे श्रीनगर, श्रीनगर प्लस जो यहाँ आप देखेंगे कि एक झील है जो काफी फेमस है, कौन? तो बूलर झील। बूलर झील जो है वो झेलम नदी के आपको किनारे दिख जाएगा। ठीक है, और इस पे जो है, अच्छा ये निकलता कहाँ से, कई बार पूछा हुआ है, ये निकलता है शेषनाग से। शेषनाग से यहाँ से आप क्वेश्चन पूछते हैं कि जो झेलम नदी है उस पर कौन कौन सी परियोजना चल रही है। ठीक है, परियोजना का मतलब कि बांध बनाकर बिजली जो बनाते हैं ना, तो कौन कौन सी परियोजना है? तो इस पर दो परियोजना है, एक है तुलबुल परियोजना, एक है उरी परियोजना। जो मूवी आई थी उरी, तो उरी परियोजना और एक तुलबुल परियोजना है ना, उरी और तुलबुल परियोजना जो है वो झेलम नदी पर है। अच्छा एक प्रश्न और पूछता है कि कौन सी ऐसी नदी है जो भारत और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर शेयर करता है, यानी कि बॉर्डर बनाता है? तो झेलम नदी ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? ऑप्शन है कि जास्कर नदी, ऑप्शन बी है झेलम नदी, ऑप्शन सी है चेनाब नदी और ऑप्शन डी है सतलज नदी। तो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? देखिए सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है वो है चेनाब नदी। ठीक है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो है चेनाब नदी। क्लियर? ठीक है, चेनाब को हम लोग वैदिक काल में क्या कहते हैं? अस्कनी, इसका अस्कनी नाम था चेनाब को। झेलम को क्या था नाम? झेलम, शायद झेलम को बितिस्ता, ऐसे ही कुछ नाम था इसका, याद एग्जैक्टली हमें नहीं है, तो याद रखिएगा चेनाब नदी। अच्छा चेनाब नदी जो है ना, इस पर तीन या चार जो है इस पर परियोजनाएं हैं। एक है सलाला परियोजना, एक है बगलिहार परियोजना, एक है दुल्हस्ती परियोजना और एक है, नहीं तीन ही है, बिल्कुल तीन है, सलाला, बगलिहार और दुल्हस्ती। याद रखिएगा कि चेनाब नदी पर तीन परियोजनाएं हैं, सलाला परियोजना, दुल्हस्ती परियोजना, एक और भी है सलाला दुल्हस्ती, एक है और देखिए जी उसका एक नाम है, देखिए उसका क्या तो नाम है, उसका नाम है बगलिहार। हाँ उसका नाम है बगलिहार परियोजना। ये तीन परियोजना जो है जो चेनाब नदी पर है। ठीक, और चेनाब जो है सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगला प्रश्न है कि चंद्रा एवं भागा के मिलने से कौन सी नदी का निर्माण होता है? चंद्रा एवं भागा नदी के मिलने से कौन से नदी का निर्माण होता है? ऑप्शन है कि यहाँ पे चेनाब है, चुनाब नहीं है, ये चेनाब नदी, ऑप्शन बी है झेलम नदी, ऑप्शन बी है ब्यास नदी और ऑप्शन डी है सतलज नदी। तो चंद्रा और भागा के मिलने से कौन सी नदी का निर्माण होता है? देखिए चंद्रा और भागा के मिलने से चेनाब नदी का निर्माण होता है, और चेनाब नदी जो है ये इसका उद्गम है बारालाचाला दर्रा, है ना। चेनाब नदी का उद्गम है बारालाचाला दर्रा। ठीक है, चेनाब नदी। और चेनाब नदी जो है सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, क्योंकि जितनी भी जैसे झेलम है, चेनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलज है, वो सारी नदी जो है चेनाब में ही मिलकर के अंत में सिंधु में मिल जाती है। तो सबसे बड़ी सहायक नदी है, याद रखिएगा इसको। और आपको याद होगा कि चेनाब पर तीन महत्वपूर्ण परियोजना है, कौन कौन सा है? इसमें है सलाला परियोजना, बगलिहार परियोजना और दुल्हस्ती परियोजना। अच्छा उरी परियोजना और तुलबुल परियोजना दोनों है झेलम नदी पर, याद रखेंगे इसको। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि सलाला, बगलिहार, दुल्हस्ती, रतेल, हाँ बिल्कुल रतेल भूल गए थे हम, रतेल जैसी परियोजनाएं किस नदी पर हैं? ध्यान से फिर सुनिएगा कि सलाला, बगलिहार, दुल्हस्ती, रतेल जैसी परियोजनाएं किस नदी पर स्थित हैं?
तो ऑप्शन है झेलम पर, सतलज पर, चेनाब पर और ब्यास पर। तो अभी तो बताई ही, तो यह है चेनाब नदी पर। ठीक है, चेनाब नदी पर ये तीनों परियोजनाएं हैं। अच्छा, सिंधु जल समझौता याद होगा आपको, सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ था? ये हुआ था 1960 में। और इसमें जो था, आप देखेंगे कि जो है पंजाब यानी कि हमारे उत्तर में बहने वाले, खासकर जम्मू कश्मीर में बहने वाले 6 नदी हैं, उसमें से 3 नदी का पानी और बाकी जो 3 बचे इसका पानी, इसका बंटवारा हुआ था। तो सिंधु, आप देखेंगे कि सिंधु नदी, झेलम नदी है ना, झेलम और चेनाब, इन तीनों का जो पानी है उसका 80% वाटर जो है वो पाकिस्तान को जाना था और 20% वाटर जो है वो इंडिया के पास था, इंडिया के पास रखना है। अभी भी वही ट्रीटी है, सिंधु जल समझौता 1960 का ही ट्रीटी अभी भी लागू है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो नदी है उस पर। और बाकी जो बच गए रावी है ना, रावी, सतलज और ब्यास, इसका जो पानी है वो 20% जाएगा उधर और 80% अपन के पास रहेगा। तो ये याद रखिएगा, सिंधु जल समझौता बहुत बार पूछा हुआ है। अगर रावी नदी किसकी सहायक नदी है? रावी नदी किसकी सहायक नदी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। सतलज नदी की, झेलम नदी की, चेनाब नदी की, सिंधु नदी की? रावी नदी किसकी सहायक नदी, सॉरी किसकी सहायक नदी नहीं है जी? नहीं ये नहीं है, गलती है, सॉरी नदी कहाँ है, तो नहीं है ना, सॉरी सही है, ये टाइपिंग का कुछ हाँ नहीं दिखता है, लगता कि ये नहीं है, सहायक नदी है, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो बताइए कि रावी नदी किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन है सतलज, ब्यास, झेलम, चेनाब और सिंधु। तो रावी नदी किसकी सहायक नदी है? सिंपल सा, ये चेनाब की सहायक नदी है रावी नदी। ठीक है, क्योंकि आप देखिएगा जितनी भी नदियां ब्यास को छोड़ करके सतलज, रावी और झेलम, ये तीनों आकर मिल जाते किसमें? चेनाब में। और चेनाब किस मिल जाता है? सिंधु में। और ब्यास किसमें मिलता है? सतलज में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था कि ब्यास किसकी सहायक नदी है? ठीक है, ब्यास नदी किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन है सतलज, ऑप्शन बी रावी, ऑप्शन सी सिंधु, ऑप्शन डी चेनाब। तो याद रखिएगा किसकी सहायक नदी है ब्यास? तो यह सतलज की सहायक नदी ब्यास है। चलिए अगला प्रश्न कहता है कि हरिके बैराज निम्नलिखित में से किस 2 नदियों के संगम पर बना हुआ है? हरिके बैराज, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है हरिके बैराज से। हरिके बैराज किन 2 नदियों के संगम पर बना हुआ है? ऑप्शन 1 है झेलम एवं चेनाब, ऑप्शन बी है सतलज एवं ब्यास, ऑप्शन सी है झेलम एवं सिंधु और ऑप्शन डी है ब्यास एवं चेनाब नदी। तो बताइएगा कि हरिके बैराज किसके जो है मिलन स्थल पर बना हुआ है? बताइए, हरिके बैराज, देखिए हरिके बैराज बना हुआ है झेलम और कहाँ गया, सतलुज, हाँ सॉरी सतलुज और ब्यास, सतलुज और ब्यास नदी के जो है उस पे क्या कहते हैं कि संगम पे बना हुआ है हरिके बैराज। और यहीं पे बना हुआ है कौन परियोजना? तो भाखड़ा नांगल परियोजना इसी के संगम पर बना हुआ है। और यहीं से निकलता है कौन सा? इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर निकलता है, जो कहाँ से निकलता है? वो पंजाब, हरियाणा और चल जाता है कहाँ? राजस्थान में। अगला प्रश्न है कि सतलज नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? सतलज नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? ऑप्शन है कि मानसरोवर झील, ऑप्शन बी है राक्षस ताल झील, ऑप्शन सी है पैगोंगसो झील और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा सतलज नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो सतलज नदी का उद्गम स्थान है राक्षस ताल झील, जो मानसरोवर झील के बगल में है। देखिएगा मानसरोवर झील का पानी जो है मीठा है, पीने योग्य पानी है, लेकिन राक्षस ताल झील का पानी खारा है। ठीक है, अच्छा एक बार और पूछता है कि पैगोंगसो झील कहाँ है? तो लद्दाख में है। और सोमरुरी झील ये कहाँ है? ये भी लद्दाख में ही है। ठीक, तो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि सतलज नदी पर निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना है? सतलज नदी पर निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना है? एक है भाखड़ा नांगल परियोजना, दूसरा नाफ्ता झाकरी परियोजना, तीसरा है कोल डैम परियोजना और चौथा है सरहिंद परियोजना। तो बताइएगा कि सतलज नदी पर कौन सा परियोजना है? देखिए सतलज नदी पर जो है वो भाखड़ा नांगल परियोजना है, ये तो पहले भी मैंने बता रखा है। आगे प्रश्न है कि गंगा नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गंगा नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
गंगा नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन एक है कि गंगा नदी द्रोणी के अंतर्गत 1/4 क्षेत्र सम्मिलित है। ऑप्शन बी है कि इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। ऑप्शन 3 कहता है कि यह हिमाचल के गंगोत्री हिमनद से निकलती है। और ऑप्शन डी कहता है, यानी कि 4 कहता है, गंगा नदी अरब सागर में विलीन हो जाती है। तो इसमें सही कौन है, इसको आपको विचार करना है। तो पहला देखिए, कहता है गंगा नदी द्रोणी के अंतर्गत 1/4 क्षेत्र सम्मिलित है। बिल्कुल 1/4 क्षेत्र सम्मिलित है। दूसरा कहता है इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। बिल्कुल है। और यह हिमालय के गंगोत्री से, सॉरी, यह हिमाचल के गंगोत्री से निकलता है। ये गलत है, ये उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलता है ना, उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलता है। बिल्कुल। यह गंगा नदी अरब सागर में विलीन होता है, ये भी गलत है, ये बंगाल की खाड़ी में विलीन होता है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में विलीन होता है, ये खाड़ी में विलीन होता है। तो 3 और 4 गलत हैं, बाकी 2 सही है। तो 1 और 2 आपको सही मिल जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे आइए। कहता है गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से बहती है? गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से बहती है? ऑप्शन है कि पद्मा, ऑप्शन बी है मेघना, ऑप्शन डी है भागीरथी, और ऑप्शन सी है भागीरथी और डी है यमुना। तो बताइएगा कि गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से बहती है। देखिए, गंगा नदी बहती है भागीरथी के नाम से। ठीक, जैसे ही ये बांग्लादेश में इंटर करती है, इंटर करने से पहले ये नदी जो है 2 भाग में बढ़ जाती है। गंगा नदी जो है, मान लीजिए गंगा नदी है, तो पश्चिम बंगाल में एक धारा निकल जाती है। कहाँ? तो ये निकल जाता है आपको हुगली बन के, और एक भागीरथी बन करके एक घुस जाता है बंगाल में, सॉरी पश्चिम बंगाल में घुस जाता है, पश्चिम बंगाल बोला, बांग्लादेश में घुस जाता है भागीरथी बन के। और भागीरथी आगे जाकर के इधर से आता है कौन नदी? तो इधर से आता है यमुना। यमुना का मतलब कौन सा नदी? यमुना का मतलब है इधर से आता है ब्रह्मपुत्र नदी, और इसमें आकर के मिल जाता है। ठीक है, तो भागीरथी मिल जाता है यमुना में, तब बन जाता है कौन सा नदी? तब बन जाता है ये जो है, तब बन जाता है पद्मा। और इसमें आगे मिल जाता है बराक नदी आगे से, तब बन जाता है ये मेघना। तो इस प्रकार से आगे याद रखिए, तो भागीरथी बन के गुजरता है। आगे बढ़िए। कहता गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? ऑप्शन 1 है चंबल, ऑप्शन बी है यमुना, ऑप्शन सी है कोसी, ऑप्शन डी है गंडक। तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना। यमुना नदी कहाँ से निकलता है? जो है उत्तराखंड की यमुनोत्री से, और यमुनोत्री के बगल में जो यमुनोत्री ग्लेशियर है, वहाँ पे बंदरपूछ से निकलता है ये। यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगला प्रश्न कहता है कि यमुना निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी, यमुना की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी है? यमुना की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी है? चंबल है, बी है हिंडन है, सी बेतवा है, डी सिंध है। तो यमुना के निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी है? देखिएगा, तो चंबल, हिंडन, बेतवा, सिंध, तो इसमें से डी है, यानी कि सभी है। ये यमुना की सहायक नदी सभी है। आगे कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी में नहीं मिलती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी में नहीं मिलती है? चंबल, बी दामोदर, सी तिस्ता, डी सरयुग। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है गंगा नदी में नहीं मिलती है? तो चंबल तो मिलती है, देखिए दामोदर नहीं मिलती है, तिस्ता नहीं मिलती है। तिस्ता मिलती है कहाँ पर? तो मिलती है गंगा में। सरयुग जो है वो मिलती है गंगा में। तो आपको 2, 3, 4 ये नहीं है, नहीं है ना, नहीं है। कौन सी गंगा की सहायक नदी, सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो चंबल नहीं है, और दामोदर नहीं है, तिस्ता है, और सरयुग है। 3 और 4, तो बी ऑप्शन सही है आपका। अगला प्रश्न है कि गंडक नदी गंगा नदी में निम्नलिखित में से किस स्थान पर विलीन होती है? गंडक नदी गंगा नदी में किस स्थान पर मिलती है? ऑप्शन 1 है छपरा में, ऑप्शन बी है भागलपुर में, ऑप्शन सी है सोनपुर में, और ऑप्शन डी है बक्सर में। तो गंडक नदी जो है वो गंगा में कहाँ पर विलीन होती है? गंडक नदी गंगा में कहाँ पर विलीन होती है? तो देखिए, ये विलीन हो जाती है कहाँ पर? सोनपुर में। सोनपुर में विलीन हो जाती है गंगा में। ठीक। अगला प्रश्न है कि रामगंगा नदी गंगा नदी में कहाँ पर विलीन होती है? रामगंगा नदी गंगा नदी में कहाँ पर विलीन हो जाती है?
तो देखिएगा ये है काशी, कन्नौज, उज्जैन और हरिद्वार। तो रामगंगा मिल जाती है कहाँ पर? ये मिल जाती है कन्नौज में, कन्नौज में मिल जाती है। अगला प्रश्न है, कहता है कि गंडक नदी किन दो नदियों के मेल से निर्मित होता है? गंडक नदी जो है वो किन दो नदियों के मेल से निर्मित होता है गंडक नदी? तो ऑप्शन है कि घाघर नदी, ऑप्शन बी है काली गंडक नदी, ऑप्शन 3 है त्रिशूल गंगा नदी, ऑप्शन 4 है रामगंगा नदी, एक है घाघर नदी, ऑप्शन बी है काली गंडक नदी, ऑप्शन 3 है त्रिशूल गंगा नदी और ऑप्शन 4 है रामगंगा नदी। तो किन दो नदियों के मेल से गंडक नदी का निर्माण होता है? देखिए ये होता है काली गंडक और त्रिशूल गंगा नदी के मेल से गंडक नदी का निर्माण होता है, जो आप देखेंगे सोनपुर के बगल में गंगा में विलीन हो जाती है। तो केवल बी ऑप्शन सही है, 2 और 3। ऑप्शन है कि प्रश्न है कि चंबल नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? चंबल नदी का उद्गम स्थान निम्नलिखित में से कहाँ है? ऑप्शन 1 है अमरकंटक, ऑप्शन बी है सह्याद्री, ऑप्शन सी है विंध्याचल श्रेणी, ऑप्शन डी है अजंता की पहाड़ी। तो बताइएगा कि चंबल नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? देखिए चंबल नदी का उद्गम स्थान ऐसे तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी ही है, लेकिन है कहाँ पर? तो ये है, आप देखें कि एक जो है, आप देखें कि जो यहाँ विंध्याचल पर्वत है उसका देखिए मालवा के पठार के बगल में एक जगह है महू, है ना, महू में ही जो है, महू से ही निकलता है कौन? चंबल नदी। और चंबल नदी जो है इसके कई सहायक नदी भी हैं, जैसे कि आप देखें कि ये है कौन सा? तो चंबल की सहायक नदियों में आप देखिएगा कि एक नदी है, वो हम अभी दिमाग में नहीं आ रहा, तो चंबल की कई सहायक नदी हैं। अच्छा, चंबल नदी पर कुछ बांध भी स्थित हैं, जैसे कौन? गांधी सागर बांध, जैसे कि राणा प्रताप सागर बांध, जैसे कि जवाहर सागर बांध, ये चंबल नदी पर स्थित है। ठीक है, और चंबल नदी पर एक शहर है जो काफ़ी पूछा जाता है, वो है कोटा। तो कोटा भी याद रखिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से चंबल की सहायक नदी कौन है? लीजिए प्रश्न ही गया, चंबल की सहायक नदी कौन है? ऑप्शन है कि बनास नदी, बिल्कुल देखिए दिमाग नहीं था, आ गई। काली सिंध नदी, सी है पार्वती नदी। तो चंबल की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी है? तो तीनों चंबल की सहायक नदी है। ठीक है, तीनों, बनास भी, काली सिंध भी और पार्वती भी, तीनों है, यानी कि 1, 2, 3 सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि केन एवं बेतवा किसकी सहायक नदी है? केन एवं बेतवा किसकी सहायक नदी है? केन एवं बेतवा किसकी सहायक नदी? ऑप्शन है चंबल नदी की, ऑप्शन बी है यमुना नदी की, ऑप्शन सी है गंगा नदी की और ऑप्शन डी है बनास नदी की। तो केन एवं बेतवा काफ़ी चर्चा में रहा है, केन बेतवा लिंक, है ना, लिंक अभी इसी पर जो इन दो नदियों को जोड़ने का काम चल रहा है, इसमें केन का पानी जो है बेतवा में जाएगा, याद रखिएगा, केन का पानी बेतवा में जाएगा। नदी जोड़ परियोजना के तहत इसको जोड़ा जा रहा है और केन का पानी कहाँ जाएगा? बेतवा में जाएगा। तो केन और बेतवा किसकी सहायक नदी है? तो ये है यमुना नदी की सहायक नदी है, केन और बेतवा। ठीक है, केन और बेतवा जो है वो किसी सहायक नदी है? तो यमुना की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी में नहीं मिलती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है वो गंगा नदी में नहीं मिलती है? ठीक है, कौन सी नदी गंगा नदी में नहीं मिलती है? ऑप्शन 1 है चंबल नदी, ऑप्शन बी है दामोदर नदी, ऑप्शन सी है तिस्ता नदी और ऑप्शन डी है सरयुग नदी। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है वो गंगा नदी में नहीं मिलती है? ठीक है, ठीक है, चंबल यमुना मिल जाती है, दामोदर अलग ही है, हुगली की सहायक नदी है, तिस्ता जो है गंगा की सहायक नदी है, सॉरी तिस्ता जो है वो मिल जाती है कहाँ पर? तिस्ता नदी जो है वो आपको मिल जाती है इसमें ब्रह्मपुत्रा में, तिस्ता मिल जाती है ब्रह्मपुत्रा में। और सरयुग जो है बिल्कुल आपको दिख जाएगा यहाँ पे, हाँ नहीं है ना, तो आपको 1, 2, 3 हाँ 1, 2, 3 बिल्कुल सरयुग मिल जाता है। तो 1, 2, 3 जो है वो आपको मिलता है गंगा की सहायक नदी में, लेकिन हाँ लेकिन सरयुग भी नहीं है, सरयुग जो है भी नहीं है। तो इसमें 4 हो जाएगा, डी, सरयुग भी नहीं है गंगा की सहायक नदी। सरयुग जो है वो किसी और नदी में मिल जाता है जी, देखिए एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, लेकिन इसमें चारों ऑप्शन नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल, तो इसमें चारों नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से चंबल की सहायक नदी कौन है? चंबल की सहायक नदी कौन है? बिल्कुल, चंबल की सहायक नदी कौन है? बनास, काली सिंध और पार्वती। तो पहले ही मेरे क्वेश्चन के रिपीट हो गया क्वेश्चन।
आगे प्रश्न चलते हैं, इसमें से तीनों सहायक नदी है चंबल की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन गंगा नदी पर शहर नहीं है? कौन सा शहर गंगा नदी पर नहीं है? कौन सा शहर गंगा नदी पर नहीं है? ऑप्शन 1 है कानपुर, ऑप्शन बी है इलाहाबाद, ऑप्शन डी है पटना और ऑप्शन 4 है भागलपुर। तो कौन सा शहर गंगा नदी पर नहीं है? देखिए इसमें चारों है गंगा नदी पर, चारों शहर गंगा नदी पर है, तो इसका नहीं है में ऑप्शन कोई नहीं है, तो इसमें खैर ऑप्शन ही नहीं है, तो चारों नहीं है, याद रखिएगा चारों नहीं है। कहता है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कौन सा ग्लेशियर से है? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कौन सा ग्लेशियर से है? तो एक है कि सियाचिन ग्लेशियर, ऑप्शन बी है बालतोरो ग्लेशियर, ऑप्शन सी है चमायांगडुंग ग्लेशियर और ऑप्शन डी है संतोपत ग्लेशियर। तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान कौन से ग्लेशियर से है? देखिए सियाचिन ग्लेशियर और बालतोरो ग्लेशियर तो आपको मिल जाएगा कहाँ पे? तो ये मिल जाएगा तिब्बत, सॉरी यहाँ पे लद्दाख में ही मिल जाएगा। चिमायांगडुंग ग्लेशियर जो है ये आपको मिल जाएगा कहाँ पर? ये भी तो है लद्दाख में ही, सॉरी लद्दाख या तिब्बत में है, सॉरी तिब्बत में है ये, और ये है कहाँ पे? तो कैलाश मानसरोवर के बगल में है, कैलाश मानसरोवर के बगल में आपको मिल जाएगा चिमायांगडुंग ग्लेशियर, और यहीं से निकलता है कौन सा? ब्रह्मपुत्र नदी। और याद रखिएगा कि यहीं पर से यानी कि जो कैलाश मानसरोवर है उसी के आसपास से 3 नदी निकलते हैं, एक आपको निकल गया ब्रह्मपुत्र, एक निकल गया सिंधु और एक निकल जाता है सतलज, है ना। इसी के कुछ दूर से निकलता है एक है मेकांग नदी, मेकांग नदी जो तिब्बत से बहते हुए आगे आपको थाईलैंड वगैरह में निकल जाता है, मेकांग भी यहीं से निकलता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? याद रखिए ऑप्शन है कि दिवांग, ऑप्शन बी है दिहांग, ऑप्शन सी है सांगपो और ऑप्शन डी है बराकर। तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? देखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी को जानते हैं तिब्बत में किस नाम से? तो सांगपो नदी के नाम जानते हैं, ठीक है, सांगपो नदी के नाम जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को। आगे की ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी कौन है? ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी निम्नलिखित में से कौन है? ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन है मानस, ऑप्शन बी है दिवांग, ऑप्शन 3 है लोहित, ऑप्शन 4 में है रंगीत। तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी निम्नलिखित में से कौन है? देखिएगा मानस तो है, बिल्कुल मानस असम में बहती है और अंत में आकर के आप मानस वन जीव अभ्यारण्य है ना, उसी के बगल से मानस नदी बहती है, याद रखिएगा। दिवांग है, दिवांग चूंकि आता है कहाँ से? तो ये आता है अरुणाचल प्रदेश के पूरब से, है ना, दिवांग। लोहित भी है, दिवांग और लोहित दोनों बगल में ही बहती है। दिवांग और लोहित नदी पर एक पुल बना, उसका नाम है धौला सदिया पुल, जो भारत का सबसे बड़ा ब्रिज है अभी भी, इसके मुंबई हावड़ा लिंक के बाद भी, चूंकि वो समंदर बना हुआ है, नदी पर बना हुआ है, याद रखिएगा, जिसको हम लोग भूपेंद्र हजारिका पुल भी कहते हैं, ठीक है। तो दिवांग भी है, लोहित भी है और रंगीत भी है। रंगीत बहुत बार पूछा हुआ है, रंगीत रिवर, है ना, याद रखिएगा। ऐसे और भी है जैसे स्वर्णश्री है, धनश्री है, दिखू है, ये सब नदी है जो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। अच्छा, ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये तिब्बत में तो इसको कहते हैं सांगपो, है ना, सांगपो, और तिब्बत से जैसे ही भारत में इंटर करता है यानी कि अरुणाचल में आता है, इसका नाम बदलता है दिवांग, सॉरी इसका नाम होता है दिहांग, दिहांग। और ब्रह्मपुत्र नदी पर ही नदी पर बना हुआ सबसे बड़ा नदी द्वीप है, उसका नाम क्या है? माजुली, माजुली द्वीप है, सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप, जो नदी पर बना हुआ है। कहाँ है ये? असम में है, असम में है माजुली द्वीप। अगला प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में किस नाम से बहती है? ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो बांग्लादेश में किस नाम से इंटर करती है? पद्मा के नाम से करती है, जमुना के नाम से, मेघना के नाम से, कि बराकर के नाम से? तो देखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी जो है बांग्लादेश में जमुना के नाम से इंटर करती है। यहाँ पे कभी कभी कन्फ्यूजन करने के लिए आता है यमुना, है ना, यमुना नहीं है, ये जमुना है, याद रखिएगा। अगला है कि दामोदर की सहायक नदी कौन है? दामोदर नदी की सहायक नदी कौन है? याद रखिएगा, ऑप्शन है कि अजय नदी, ऑप्शन बी है तेल नदी, ऑप्शन सी है बराकर नदी, ऑप्शन डी है सोन नदी। तो दामोदर की सहायक नदी निम्नलिखित में से कौन है? तो देखिए दामोदर नदी की जो सहायक नदी है वो है आपका कौन? तो बराकर नदी। ये देखिए, एक है बराक, बराक नदी,
जो बहती है कहाँ पे, ये बहेगी आपको असम में, त्रिपुरा में, जो है यहाँ मिजोरम में, है ना। यानी नॉर्थ ईस्ट में बराक नदी बहती है और अंत में बांग्लादेश में इंटर कर जाती है। बराकर नदी जो है ये झारखंड में बहती है, ये दामोदर की सहायक नदी है। और बराकर नदी पर मैथन डैम है, मैथन डैम है ना, डैम है। और दामोदर नदी पर डीवीसी है, डीवीसी दामोदर वैली कारपोरेशन, है ना, दामोदर, अच्छा इस पर है। अच्छा एक नदी है अजय, अजय जो है ना वो हुगली की सहायक नदी है, हुगली की सहायक नदी है, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं कि प्रायद्वीपीय नदियों के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए। बताइएगा कि जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं उसमें सही क्या है, उसके प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है। कहता है कि अधिकांश नदियां पश्चिम से पूरब की ओर बहती हैं, अधिकांश नदियां पश्चिम से पूरब की ओर बहती हैं। बी है कि नदियां विसर्पण नहीं करती हैं। सी है कि सुनिश्चित मार्ग पर चलती हैं। और ऑप्शन 4 है कि यह बारहमासी नहीं होती हैं। तो आप इसमें विचार कीजिए कि सत्य कथन क्या है प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के संदर्भ में, सत्य कथन बताइए। देखिए अब इसके संदर्भ में सत्य कथन क्या है एक एक करके देख लेते हैं। देखिए कहते हैं कि अधिकांश नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होते हैं, बिल्कुल ये सही है। क्योंकि आप देखेंगे कि ये भारत है तो अधिकांश नदियां जो है वो पश्चिमी घाट से पूर्व की ओर निकलती हैं, ठीक है। ऐसे आप यहीं से देख लीजिए कि महानदी जो है, उसके बाद सॉरी गोदावरी है, कावेरी है, ताप्ती है, सॉरी कावेरी है, यहाँ पे कृष्णा है, यहाँ पे आपको बैगई है, यहाँ पे पेन्नर है, पेनेरू है। ये अधिकांश नदियाँ जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर ही बहती हैं, तो बिल्कुल ये सही है। कहता है कि नदियाँ विसर्प नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती हैं, थोड़ा बहुत अलग बात है, लेकिन अधिकांश नदियाँ स्ट्रेट सीधी बहती हैं, ऐसे सीधी। तीसरा कहता है कि सुनिश्चित मार्ग पर चलती हैं, बिल्कुल सुनिश्चित मार्ग पर चलती हैं। इसमें जो है कभी नदी मार्ग परिवर्तन नहीं करता है। मार्ग परिवर्तन वहाँ पे नदी करती है जहाँ पे या तो जिस भूमि पर नदी चल रही है, जिस भूमि पर नदी बह रही है उसके चट्टान काफ़ी मुलायम हो, या तो उसके जो नदी है, नदी के जो ये है नदियों में गाद जो है वो काफ़ी भर गया हो, डिपोजिशन काफ़ी भर गया हो, तो वहाँ पर नदियाँ विसर्प करना शुरू कर देती हैं। अच्छा एक कहता है कि यह बारहमासी नदी नहीं होती, क्योंकि आप देखें कि दक्षिण भारत की नदियां हैं, जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं वो वर्षा जल पर निर्भर करती हैं। अगर वर्षा नहीं होता है तो वहाँ की जो नदियां हैं उसमें पानी नहीं बहता है। तो याद रखें कि चारों ऑप्शन आपका सही है, यानी कि डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न ये कहता है कि महानदी की सहायक नदी कौन है, महानदी की सहायक नदी कौन है। देखिएगा महानदी की सहायक नदी कौन है। ऑप्शन है कि शिवनाथ नदी, ऑप्शन बी है तेल नदी, ऑप्शन बी है हसदो नदी, और ऑप्शन डी है जोंक नदी। तो महानदी की जो सहायक नदी है वो आप बताइएगा कि कौन है। देखिए महानदी की सहायक नदी इसमें से सभी है, डी ऑप्शन सभी है महानदी की सहायक नदी। अगला प्रश्न कहता है कि ऋषिकुल्य नदी का, हाँ ऋषिकुल्य नदी विलीन हो जाती है, कहाँ पे विलीन हो जाती है ऋषिकुल्य नदी। इसमें मैं काफ़ी एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, ये ध्यान सुनिएगा कि ऋषिकुल्य नदी विलीन हो जाती है कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन बी है अरब सागर में, ऑप्शन सी है हिंद महासागर में, ऑप्शन डी है ब्रह्मपुत्र नदी में। देखिए ऋषिकुल्य नदी चूंकि उड़ीसा में बहती है, और उड़ीसा का जो तट है इस प्रकार से आप देखिएगा कि यहाँ पे उड़ीसा है, उड़ीसा का जो तट है यहीं पे गहिरमाथा काफ़ी फेमस जगह है, बीच है गहिरमठ या गहिरमाथा, यहीं पे ऋषिकुल्य नदी बहती है। और गहिरमाथा जो है यानी कि गहिरमठ जो है ऐसे लिखते हैं कहीं, तो इस पे जो है ओलिव रेडली टोटल, ओलिव जो कछुआ होता है ना उसके प्रजनन का काफ़ी बड़ा केंद्र है ये, ठीक है। तो इसलिए भी फेमस है गहिरमाथा। और यहाँ पे ऋषिकुल्य नदी बहती है, कहाँ बहती है, बंगाल की खाड़ी में, और ये बहती कहाँ है तो पश्चिम बंगाल, सॉरी यहाँ पे कहाँ पे, उड़ीसा में। हाँ तो हीराकुंड परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर है, हीराकुंड परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर है। ये काफ़ी फेमस है और इसमें कन्फ्यूजन भी है, अभी बताते हैं हम आपको। हीराकुंड परियोजना कहाँ है तो सतलज नदी पर, ऑप्शन बी गंगा नदी पर, ऑप्शन सी है महानदी पर, ऑप्शन डी है महानंदा नदी पर। देखिए हीराकुंड परियोजना और जो है एक है भाखड़ा नंगल परियोजना, याद रखिएगा ये दोनों में कन्फ्यूजन कभी कभी हो जाता है, कुछ लोगों को याद ही नहीं होता ये। तो हीराकुंड परियोजना है कहाँ पर, महानदी पर, है ना,
महानदी पर। सिंपल सा है, हीरा क्या होता है, महान। तो याद रखिएगा हीरा महान है, यानी कि हीरा महानदी पर है, तो बच गया कौन, भाखड़ा नांगल, तो सतलज नदी पर ही होगा। तो याद रखिएगा इसको। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ऑप्शन है कि स्वर्ण रेखा, बिल्कुल। ऑप्शन दूसरा है कि ब्राह्मणी नदी। ऑप्शन 3 है ऋषिकुल्य नदी। ऑप्शन 4 है हुगली नदी। तो कौन सी नदी जो है वो कहाँ, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो इसमें से सभी बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही है, सभी। ऑप्शन नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि प्रदीपीय भारत में, प्रदीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। प्रदीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, प्रदीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, बताइएगा। देखिए ऑप्शन है कि, हाँ ऑप्शन है कि कावेरी, ऑप्शन बी है गोदावरी, ऑप्शन सी है कृष्णा और ऑप्शन डी है महानदी। तो प्रदीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। देखिए प्रदीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है वही जो आप जानते ही हैं, वो है कौन, गोदावरी, गोदावरी नदी। अच्छा, गोदावरी नदी के किनारे एक स्थल है जो काफी फेमस स्थल है, वो है हड़प्पा सभ्यता का स्थल। कौन सा स्थल है भाई, हड़प्पा सभ्यता का जो गोदावरी नदी के किनारे है, उस स्थल का नाम है दायमावाद। दायमावाद, कभी कभी पूछ लेते हैं, ये गोदावरी नदी के किनारे है, ठीक है। और गोदावरी नदी जो है इसको हम दक्षिण की गंगा भी बोलते हैं, दक्षिण की गंगा भी बोलते हैं, या बूढ़ी गंगा भी इसको बोलते हैं हम लोग, बूढ़ी गंगा भी इसको हम लोग बोलते हैं, किसको, गोदावरी नदी को, ठीक है। आगे प्रश्न कहता है कि गोदावरी नदी की सहायक नदी कौन है। गोदावरी नदी की सहायक नदी कौन है, सहायक नदी कौन है। ऑप्शन है इंद्रावती नदी, ऑप्शन बी है प्राणहिता नदी, ऑप्शन सी है पेनगंगा नदी और ऑप्शन डी है सबरी नदी। तो गोदावरी नदी की सहायक नदी कौन है। देखिए इनमें से सभी है, क्योंकि इंफॉर्मेशन के लिए मैंने दिया है, तो इसमें सभी है, इंद्रावती भी है, प्राणहिता भी है, पैनगंगा भी और सबरी भी है। तो ये चारों जो है गोदावरी की सहायक नदी ही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। ध्यान सुनिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी गोदावरी की नहीं है, गोदावरी की सहायक नदी कौन नहीं है। ऑप्शन 1 है पूर्णा, ऑप्शन दूसरा में वर्धा, ऑप्शन 3 में मंजारा और 4 में सिलूरी। तो देखिए इसमें से चारों जो है ना वो सहायक नदी ही है, ठीक है। तो इनमें से हमने ऑप्शन डाल दिया, इनमें से कोई नहीं, यानी कि इसमें पूछ रहा है कि नहीं है ना, इस चारों हैं। इसके पहले वाला भी चारों थे और ये भी चारों हैं। यहाँ से देखिए क्योंकि गोदावरी से कई बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो मैंने चारों को डाल दिया, 8 को डाल दिया है नदी का। अगला प्रश्न कहता है कि दक्षिण की गंगा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है। दक्षिण भारत की गंगा के नाम से कौन सी नदी को हम लोग जानते हैं, जो कि अभी मैंने बताया है आपको। कौन सा नदी है, महानदी है, कावेरी है, गोदावरी है और कृष्णा। कौन नदी है दक्षिण की गंगा, तो सिंपल सा गोदावरी नदी, बूढ़ी गंगा भी कहते हैं इसको और दक्षिण की गंगा भी बोलते हैं। सबसे लंबी नदी भी दक्षिण भारत की है गोदावरी। आगे प्रश्न है कि कृष्णा नदी की उद्गम स्थान निम्नलिखित में से कहाँ है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थान निम्नलिखित में से कहाँ है। ऑप्शन 1 है महाबलेश्वर, ऑप्शन बी है अजंता की पहाड़ी, ऑप्शन सी है अमरकंटक और डी है महादेव पर्वत। तो सिंपल सा कि कृष्णा नदी का उद्गम जो स्थान है वो है महाबलेश्वर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कृष्णा की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन कृष्णा नदी की सहायक नदी है, बताइएगा जरा सा। ऑप्शन है कोयना नदी, ऑप्शन बी है तुंगभद्रा नदी, ऑप्शन 3 है मालप्रभा नदी, ऑप्शन 4 में भीमा नदी और ऑप्शन 5 में है मूसी नदी। तो बताइएगा। यहाँ पे देखिए एक और भी है घाट प्रभा है ना। तो ये देखिए चारों ना, ये पांचों जो है वो कृष्णा की सहायक नदी कौन कौन, कोयना है, तुंगभद्रा, मालप्रभा, घाट प्रभा, भीमा और मूसी, ये चारों जो है वो कृष्णा की सहायक नदी है। अगला प्रश्न, कावेरी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है। कावेरी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है। कावेरी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है। ऑप्शन 1 है अमरकंटक है, अमरकंटक। ऑप्शन बी है महादेव पर्वत है, ऑप्शन सी है विंध्याचल पर्वत और ऑप्शन डी है ब्रह्मगिरी पर्वत। देखिए कावेरी नदी का जो है उद्गम स्थान कहाँ है, ब्रह्मगिरी पर्वत है, ठीक है, ब्रह्मगिरी पर्वत। क्लियर। ब्रह्मगिरी पर्वत कहाँ है, तो एक आपको कर्नाटक में कुर्ग डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएगा आपको। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन कावेरी की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन कावेरी की सहायक नदी है। कावेरी की सहायक नदी निम्नलिखित में से कौन है। एक है कि भवानी नदी, दूसरा है काविनी नदी, 3 है अमरावती नदी,
4 है हेमवती नदी। तो कावेरी की सहायक नदी निम्नलिखित में से कौन है? देखिए इसमें से सभी कावेरी की सहायक नदी है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने इसको बनाया है। अगला प्रश्न कहता है कि केरल की सबसे लंबी नदी कौन है? केरल की सबसे लंबी नदी कौन है? केरल की सबसे लंबी नदी कौन है? भरतपुजा नदी, पेरियार नदी, वैतरणी नदी और बंसधारा नदी। तो केरल की सबसे लंबी नदी कौन है? देखिए केरल की सबसे लंबी नदी है पेरियार नदी, याद रखिएगा, केरल की सबसे लंबी नदी है पेरियार नदी, और केरल की सबसे बड़ी नदी है भरतपुजा नदी। ठीक है, केरल की दोनों नदियां केरल में ही बहती हैं, याद रखिएगा, तो केरल से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से गोवा में बहने वाली नदी कौन है? निम्नलिखित में से गोवा में बहने वाली नदी कौन है? ठीक है, ऑप्शन 1 है मांडवी नदी, ऑप्शन बी है जुआरी नदी, ऑप्शन सी है एक से अधिक, और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो मांडवी और जुआरी दोनों गोवा में बहती है। ठीक, अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन ताप्ती नदी की सहायक नदी है? निम्नलिखित में से कौन ताप्ती नदी की सहायक नदी है? ताप्ती नदी की सहायक नदी है, निम्नलिखित में से कौन जो है वो ताप्ती नदी की सहायक नदी है? ठीक है, तो याद रखिएगा पूर्णा, बी गिरनार, और 3 है परझा, हाँ पझरा। तो बताइएगा इसमें से कौन ताप्ती की सहायक नदी है? तो इसमें से तीनों है भैया, तीनों है, आपको ए बी सी तीनों है, ताप्ती की सहायक नदी है। अगला प्रश्न कहता है कि सूरत किस नदी के किनारे है? सूरत बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न इस प्रकार का है, सूरत किस नदी के किनारे है? तो ऑप्शन है कि नर्मदा, और बी है नर्मदा है, ये ताप्ती है जी, ये ताप्ती नदी है, साबरमती नदी है, और डी है लूनी नदी। तो सूरत किस नदी के किनारे है? सूरत, देखिए सूरत जो है नर्मदा नदी के किनारे है, सूरत नर्मदा नदी के किनारे है। अगला प्रश्न है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? अभी कई बार पूछा हुआ प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? ए है अजंता की पहाड़ी, बी है पश्चिमी घाट, सी है अरावली पर्वत, और डी है अमरकंटक। देखिए कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो ये है अमरकंटक, मैकाल पठार पर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से बहती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? भारत में कौन सी ऐसी नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है? ऑप्शन 1 है कि नर्मदा नदी, ऑप्शन बी है ताप्ती नदी, ऑप्शन सी है दामोदर नदी, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। देखिए भ्रंश घाटी से बहने वाली जो नदी है वो तीनों है, तीनों जो नदी है वो भ्रंश घाटी से ही बहती है, तो इसमें हो जाएगा एक से अधिक, डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न कहता है कि माही नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? प्रश्न है कि माही नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? जो माही नदी है उसका उद्गम स्थान कहाँ है? ऑप्शन 1 है अमरकंटक, ऑप्शन बी है महाबलेश्वर, ऑप्शन सी है रतलाम पहाड़ी, और ऑप्शन डी है सतमाला पहाड़ी। ये माही नदी याद रखिएगा कि कहाँ से गुजरती है। देखिए जो माही नदी है ना, माही नदी सतमाला पहाड़ी से गुजरती है, और सतमाला पहाड़ी का विंध्याचल पर्वत के उत्तर में स्थित है, बगल में ही है सतमाला पहाड़ी। अच्छा, माही नदी एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, याद रखिएगा कर्क रेखा को, है ना, ये 2 बार काटती है, 2 बार कट करती है माही नदी। ठीक, और ये जो है गिरती है कहाँ है? तो खंभात की खाड़ी में। आगे प्रश्न है कि लूनी नदी कहाँ से निकलती है? लूनी नदी कहाँ से निकलती है? कई बार पूछा हुआ प्रश्न है कि लूनी नदी कहाँ से निकलती है। ऑप्शन 1 है विंध्याचल पर्वत, ऑप्शन बी है सतपुड़ा पर्वत, ऑप्शन सी है अरावली पर्वत, ऑप्शन डी है मैकाल पहाड़। तो लूनी नदी कहाँ से निकलती है? देखिए लूनी नदी निकलता है कहाँ से? तो ये निकलता है आपको अरावली पर्वत के नाग श्रेणी से, है ना, नाग श्रेणी से निकलता है लूनी नदी, और ये जो है आप देखें कि आगे जाकर के विलीन हो जाता है कहाँ पे? कच्छ के रण में। तो ये हो गया लूनी नदी का प्रश्न। अगला प्रश्न है कि सारावती नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से निकलती है? सारावती नदी जिस पर जोग जलप्रपात है, गरसुप्पा जलप्रपात, महात्मा गांधी जलप्रपात, इसी पर है, कहाँ पर? सारावती नदी पर। तो निकलती कहाँ से है ये? तो केरल से, तमिलनाडु से, कर्नाटक से, कि गोवा से? तो सारावती निकलती कहाँ से? तो ये निकलती है आपको कर्नाटका से, कर्नाटक से। निम्नलिखित में से कौन अरब सागर में नहीं गिरती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? तो एक है बैगई, दूसरा है पेन्नर, तीसरा है वंशधारा, और 4 है स्वर्ण रेखा। तो अरब सागर में नहीं गिरने वाली कौन नदी है? तो इनमें से कोई नहीं, सभी गिरती है। सॉरी, कौन नदी नहीं गिरती है ना? तो हाँ, इनमें से कोई नहीं, सब कहाँ गिरती है? सब गिरती है बंगाल की खाड़ी में।
ठीक है, तो अरब सागर में कोई नहीं गिरती इनमें से। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन अरब सागर में नदी गिरती है। हाँ, अब अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है जो बताना है आपको। तो एक है अरब सागर में गिरने वाली नदी, ऑप्शन है कि बैतरनी नदी, ऑप्शन बी है मांडवी नदी, ऑप्शन 3 है जुआरी नदी, और ऑप्शन 4 है पेरियार नदी। देखिए ये है बैतरना नदी। बैतरनी जो है वो गिरती है कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में। यह है बैतरना, तो बैतरना गिरती है कहाँ पे, ये है आपको अरब सागर में। तो ये चारों अरब सागर में गिरती है, पिछले बार चारों बंगाल की खाड़ी में नदी गिर रही थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, अब प्रश्न नहीं है भैया, इतने प्रश्न था। देखिए इसमें और कुछ छूटा हुआ है, तो कुछ जो भी प्रश्न छूटा हुआ है वो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नदी वाला जो वीडियो अभी कल ही आ जाएगा, तो उसमें हम वर्ल्ड के जितने भी रिवर हैं उसको कवर करेंगे मोटा मोटी, और जो छूटा हुआ है इसमें हम उसको भी इसमें कवर कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अभी बस जस्ट आधे घंटे के बाद फिर से एक लाइव क्लास है, वो भी ज्योग्राफी का है, वो बिहार पीसीएस और जेपीएससी के लिए है। तो